हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रबल केंद्र बनाने के कारण और प्रबल केंद्र के कारण क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, प्रबल केंद्र क्यों बनाया गया, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी थी। आज हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंधों को अगर हम देखें तो दो भागों में हम इसे पढ़ेंगे। 1947 से लेकर 2020 तक का कालक्रम, और दूसरा यदि हम देखें तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग इसके देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। और एक 356 अनुच्छेद इसको हम देखते हैं तो ये इसी से संबंधित है। सरकारी आयोग भी इसी से संबंधित है। सरकारी आयोग भी इसी से संबंधित है। और भी बहुत सारे आयोग भी आपके सिलेबस में नहीं आ रहे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। फिर राज्यपाल की भूमिका भी हम इसमें देख सकते हैं कि राज्यपाल किस प्रकार से इसमें रोल अदा करता है। ये सारी बातें हम केंद्र राज्य संबंध में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो केंद्र राज्य संबंधों को समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि मजबूत केंद्र के साथ हमने राज्यों की सरकार यहाँ पर बनाई। ये इसलिए किया गया कि आपातकालीन परिस्थितियों में हम बहुत आसानी से सारे कार्य कर सकें और व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें, क्योंकि आपातकाल में केंद्र यदि मजबूत नहीं हुआ तो राज्य अलग हो सकते हैं, राज्यों पर प्रेशर आ सकता है और राज्य किसी भी प्रकार की अराजकता का समर्थन कर सकते हैं। इसीलिए प्रबल केंद्र के साथ राज्यों का समर्थन किया गया है। इसमें अगर हम देखें केंद्र राज्य संबंधों में तो शुरुआती सालों को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें नजर आता है कि प्रबल केंद्र हमें देखने को मिलता है। प्रबल केंद्र, और ये घटना घटती है आजादी से लेकर 1967 तक। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 1967 तक प्रबल केंद्र देखते हैं और कांग्रेस की सरकार लगातार शासन में दोनों जगह बनी रहती है। केंद्र में भी कांग्रेस और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें ही थी। इसका कारण ये हुआ कि प्रबल केंद्र के साथ साथ एकात्मक दृष्टिकोण हमें नजर आता है। एकल दृष्टिकोण दोनों ही जगह क्या आता है, एकल दृष्टिकोण आता है। तो जब दोनों जगह केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों जगह कांग्रेस थी तो विवाद हुआ ही नहीं। केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे हैं हम, इसको हम 3 चरणों में बांटकर पढ़ते हैं समय के कालक्रम के हिसाब से। पहला कालक्रम देखें तो आजादी से लेकर 67 तक का देखते हैं, जिसमें पहले जो प्रधानमंत्री हुए उनका कार्यकाल था आजादी से लेकर 1964 तक। ये रहे नेहरू जी, ये कार्यक्रम रहा इनका, नेहरू जी पीएम थे। इसके बाद 64 से लेकर 66 तक ये कालक्रम रहा शास्त्री जी का, और फिर 1966 से 1967 इस समय रही इंदिरा जी पीएम। ये 3 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल हमने शुरुआती दौर में देखा। इस समय हुआ क्या कि प्रबल केंद्र की बात हमें नजर आई। प्रबल केंद्र इसलिए था क्योंकि कांग्रेस की सरकार कहां थी, सेंटर में थी। कांग्रेस की सरकार कहां थी, राज्यों में थी। और दोनों ही जगह एक ही दल की सरकार होने के कारण राज्य और केंद्रों के संबंध बहुत अच्छे रहे। जैसे अभी राजस्थान में नगर निगम के चुनाव हुए हैं और इनमें डबल इंजन का वादा किया जा रहा है। बिहार में डबल इंजन का वादा किया जा रहा है। ये डबल इंजन क्या है? केंद्र सरकार बीजेपी की, राज्य सरकार बिहार की जेडीपी की, और एनडीए की यदि आ जाती है जेडीयू, बीजेपी, अपना दल, ये 3-4 दल मिलकर अगर आ जाते हैं तो जो केंद्र में सरकार है वही राज्य में होगी। दोनों के संबंध अच्छे होंगे, राज्य का विकास ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे ही कांग्रेस ने
पार्षद इलेक्शन में वादा किया है कि कांग्रेस की राजस्थान की सरकार और कांग्रेस के पार्षद ये जीत कर आते हैं तो डबल इंजन का काम हो जाएगा और नगर निगम में विकास होगा ज्यादा। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो प्रबल केंद्र का हमें नजर आता है शुरुआती सालों में। इसीलिए जो प्रारंभिक समय था हमारे यहाँ का कालक्रम में तो उसमें हमें कहीं भी विरोध देखने को नजर नहीं आता और सब साथ मिलकर चलते हैं। राज्यपाल कांग्रेस के, राज्य सरकारें कांग्रेस की, केंद्र सरकार कांग्रेस की, राष्ट्रपति कांग्रेस की, यानी कि सारी व्यवस्था एक ही व्यवस्था में शामिल हो गई और एकल व्यवस्था प्रारंभिक काल में थी। इसीलिए केंद्र राज्य संबंध कैसे रहे, बहुत अच्छे रहे, कहीं कोई दिक्कत आई ही नहीं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आजादी के जस्ट बाद पहले प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी और इनका कार्यकाल था 1964 तक। इसके तत्काल बाद चुनाव नहीं होते हैं, एक कार्यकाल होता है 5 साल का। तो ये चुनाव 62 में हुए, 63 और ये चुनाव 63 के लगभग 63-64 शास्त्री जी नेहरू जी, फिर 65-66 शास्त्री जी और 1 साल इस कार्यकाल में इंदिरा जी रहते हैं। ऐसे करके सरकार का कार्यकाल कितना होता है, पूरे 5 साल का हो जाता है। एक ही कार्यकाल में 3 प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखें दूसरा चरण, कालक्रम के हिसाब से हम दूसरा चरण देखें तो दूसरे चरण में हमें क्या नजर आता है कि 1967 से लेकर 2004 तक बीच में इंदिरा गांधी जी की सरकार को अगर छोड़ दिया जाए, राजीव गांधी जी की सरकार को छोड़ दिया जाए तो पूर्ण बहुमत कब आया, 2014 में। 67 से लेकर 2014 तक इंदिरा जी की और राजीव जी की सरकार को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी पूर्ण बहुमत कभी आया ही नहीं। एक बार इंदिरा जी को पूर्ण बहुमत मिला और एक बार राजीव गांधी जी को पूर्ण बहुमत मिला। या यूं कह सकते हैं अपनी समर्थित सरकारों में ये स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद जो इनकी जनसंख्या थी, इंदिरा जी को बहुत जबरदस्त समर्थन मिला था, पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी थी। अगर इस मध्यम काल में देखें, मध्यम काल को देखें तो मध्यम काल में साझा सरकारें थी, साझा सरकारें, जिसे हमने दूसरा नाम दिया गठबंधन। साझा सरकारें या गठबंधन, इसका अर्थ क्या होता है, ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में एक से ज्यादा दल मिलकर क्या बनाते हैं, सरकारें बना लेते हैं। और ऐसी स्थिति में साझा सरकारों में प्रेशर होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए मंत्री परिषद बनना है या मंत्रिमंडल बनना है, मंत्री मंडल बनना है और दल है सरकार में 4 दलों ने मिलकर गठबंधन बनाया, साझा सरकार बनाई, तो चारों ही इसमें हिस्सेदारी चाहते हैं। अब इनको एडजस्ट करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। ऐसे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ये सरकारें होती हैं और इस पर हल्का फुल्का भी 19-20 होने पर ये सरकार गिरने का बड़ा डर रहता है। एग्जाम्पल यदि हम देखें महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार है, शिवसेना, सीपीआई और कांग्रेस, और तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अपने मराठा बंधु हैं महाराष्ट्र से शिवसेना, बाल ठाकरे उनकी पार्टी है, अपने सीपीआई के अध्यक्ष है शरद पवार साहब, उनकी पार्टी है, और राहुल गांधी जी कांग्रेस जो इनकी पार्टी है, तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चलाने का फैसला किया है। तीनों के मंत्री भी बराबर हैं, तीनों कार्य भी बराबर कर रहे हैं। यदि किसी मुद्दे पर तीनों में असमंजस की स्थिति होती है तो तीनों के तीनों ही अलग अलग हो सकते हैं या 2 में से एक अलग हो सकता है, तो सरकार गिर सकती है। इसीलिए सबको साथ लेकर चलना इसमें टेढ़ा काम होता है। अब हुआ क्या इस समय कि इस समय पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारें बनना शुरू होती हैं देश में, गैर कांग्रेसी सरकारें बनना शुरू होती हैं। अगर आप देखें तो 1967 का जो चुनाव था, 1967 का जो चुनाव था, इस चुनाव में
पहली बार कांग्रेस राज्य में हारी, पहली बार कांग्रेस राज्यों में हार गई थी, राज्यों में हारी थी। और ये हार कैसी थी, पहले आपको ये भी ध्यान रखना है केंद्र और राज्यों के चुनाव कैसे होते थे, एक ही साथ होते थे, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, एक साथ चुनाव होते थे। तो केंद्र में तो सरकार इनकी बन गई जैसे तैसे, परंतु 7 राज्य प्लस 2 राज्य यानी कि 9 राज्यों में कांग्रेस हार चुकी थी। और पहली बार कांग्रेस हारी थी आजादी से लेकर 67 तक, केंद्र और राज्य दोनों जगह, केंद्र में और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार होती थी, इसलिए विवाद नहीं हुए। 67 यानी कि चौथे आम चुनाव में पहली बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, और वो भी कितने राज्यों में, 7 राज्यों में तो वो इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बना पाई, 2 राज्यों में दल बदल के कारण नहीं बना पाई, यानी कि उनके उम्मीदवार जीत कर तो आए थे लेकिन कांग्रेस छोड़कर चले गए। तो टोटल 9 राज्यों में 67 में कांग्रेस हार गई। अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या पैदा होती है, वो क्या है, अब यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या इनके सामने आई वो ये आई कि पहली गैर कांग्रेसी सरकारें 67 में कांग्रेस के सामने आने लगी। कांग्रेस यहाँ सबसे बड़ा एजेंडा लेकर चल रही थी कि हमारे समर्थन की ही सरकारें राज्यों में चलें, यानी कि एकल राजनीति की बात ये कर रहे थे, चारों तरफ कांग्रेस ही आनी चाहिए, ऐसी इनकी विचारधारा थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 9 राज्यों में पहली बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा। यहां से सवाल क्या क्या बनेंगे, एकल सरकारें या एकात्मक सरकारों का दौर कब से कब चला, आजादी से लेकर 67 तक एकल सरकारें चली, एकात्मक सरकारों का दौर चला। इसके बाद भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकारें कब से आना शुरू हुई, तो 67 से पहली गैर कांग्रेसी सरकारें आना शुरू होती हैं। आपको यह भी ध्यान होना चाहिए। अब यहां से मुद्दा आपको समझना है कि हुआ क्या, यहां से टकराव शुरू हो गया। केंद्र में कौन था, कांग्रेस, और राज्य में क्या है, अन्य पार्टियां। तो कांग्रेस या तो राज्यों को गिराने में योगदान देने लग गई या राज्यों का विरोध करने लग गई। तो दोनों के मध्य क्या हो गया, टकराव शुरू हो गया। और आपने देखा होगा अकाली दल पंजाब, अकाली दल पंजाब में बहुत बार सरकारें गिराई गई। कांग्रेस ने सही तरीके से भी गिराया और गलत तरीके से भी गिराया, 356 का दुरुपयोग करके। 356 क्या है, संविधान के भाग 18, 22 भागों में से 18वां नंबर का जो भाग है वो आपातकाल से संबंधित है। संविधान में टोटल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, इसमें 18 नंबर का भाग किससे संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। इसमें 356 अनुच्छेद किससे संबंधित है, राज्यों में आपातकालीन व्यवस्थाएं, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख हमें मिलता है। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख हमें मिलता है, आपको ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर तनाव साफ नजर आने लग गया। केंद्र की सरकारें किसको गिराने को लग गई, राज्यों को। ऐसे राज्य जो केंद्र के विरोधी दल की सरकारें थी, उन्होंने केंद्र की छत्र छाया में वो थे नहीं, या केंद्र में अलग दल की सरकारें थी, तो दोनों में क्या हो गया, तनाव। अपोजिट दल भारत में हमेशा तनाव का कारण रहे हैं, तो राज्यों में सरकारें गिरना शुरू हुई और राजनीतिक द्वेषता के आधार पर 356 का दुरुपयोग किया गया। इसमें अकाली दल का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल को बार बार सरकारें गिराई गई, ऐसे में इन्होंने संगठन बनाया और संगठन के बाद ये कहीं ना कहीं अराजकता की तरफ चले गए। इसमें स्वर्ण मंदिर का भी काम आता है, खालिस्तान का भी नाम आता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन 356 का दुरुपयोग इस दौर में बहुत बार किया गया। आपको याद रखना है 356 राजस्थान में 4 बार लगाया गया है। कितनी बार लगाया गया है, 4 बार लगाया गया है। इसके बाद इस मैटर को आगे बढ़ाएं मध्यम काल के बाद, तो 2014 में मनमोहन सिंह जी की सरकार के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। 2014 से 2019 में दूसरा कार्यकाल इनका होता है।
15, 16, 17, 18, 19, हाँ 2019 में दोबारा कार्यकाल होता है। 2 कार्यकाल इनके हो गए और दोनों ही कार्यकाल में क्या है, पूर्ण बहुमत इनका है, पूर्ण बहुमत इनका है। अब यहां भी क्या चल रहा है कि अभी भी 356 का उसी प्रकार से था, लेकिन इसमें बहुत सारे सुधार हो गए। आजादी से लेकर आज तक 356 में बहुत सारी चीजें आ गई। 356 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को केंद्र सरकार राष्ट्रपति के जरिए आपातकाल की अनुशंसा करती है, हटा भी दिया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वैध कारण न होने के कारण सरकार को वापस स्टेबल कर दिया जाता है, ले आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं अब सकारात्मक हो गया है। 356 में बहुत सारे संशोधन कर दिए गए हैं और इस प्रकार से केंद्र राज्य संबंध थोड़े अच्छे होने के कारण, या यूं कहें संविधान संशोधन के कारण 356 के दुरुपयोग में क्या आई है, कमी आई है। तो हमने 3 कालक्रम आज पढ़े केंद्र राज्य संबंधों में। पहले में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि दोनों ही जगह क्या थी, कांग्रेस थी। दूसरे कार्यकाल मध्यम में 67 से लेकर 2014 तक जमकर 356 का दुरुपयोग किया गया और आज वर्तमान में इसमें थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश हुई है बहुत सारे संविधान संशोधनों के बाद। अब इसमें एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, अकाली दल का देखा है, हिमाचल प्रदेश का देखा है, ये सारी बातें हो चुकी हैं। सरकारी आयोग, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आया था 1983 में और इसने रिपोर्ट दी थी 85 में, और इसने जो रिपोर्ट दी उसमें कहा गया था, ये बना था 1983 में और इसने रिपोर्ट दी 1985 में, और इसने कहा सशक्त प्रबल केंद्र के साथ सशक्त राज्य भी होना चाहिए, यानी कि दोनों ही मजबूत होने चाहिए। सरकारी आयोग ने क्या कहा जो 83 में बना कि राज्य तो मजबूत है ही है, केंद्र भी मजबूत होना चाहिए और दोनों मिलेंगे तभी क्या होगा, विकास होगा, अदरवाइज विकास संभव नहीं हो सकता। आपको याद रखना है केंद्र राज्य संबंधों में सबसे इंपॉर्टेंट आयोग कौन सा है, सरकारी आयोग है। कब बना था, 1983 में बना था। रिपोर्ट कब पेश की, 1985 में की, और इसने क्या कहा, केंद्र भी प्रबल होना चाहिए, यानी कि देश की सरकार भी मजबूत होनी चाहिए और राज्यों की सरकार भी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अब देखते हैं राज्यपाल की भूमिका, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राज्यपाल क्या है, कैसे है, ये सारी चीजें तो हम पढ़ेंगे डिटेल से। कार्यपालिका में हम पढ़ भी चुके हैं, जो हमारे सिलेबस में हटा दिया गया। उससे पहले भी हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की भूमिका पढ़ चुके थे, इसीलिए इसको बहुत हल्का ही हम पढ़ेंगे क्योंकि ये रिपीट ही हो रहा है एक तरीके से। राज्यपाल वास्तव में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। किसका प्रतिनिधि होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। अब यहाँ आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, राष्ट्रपति महोदय किसकी सलाह पर काम करते हैं, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल की, यानी कि पीएम और उसके मंत्रिमंडल की सलाह पर काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और यानी कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार जिसको चाहेगी वही क्या बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। कहाँ होता है, राज्यों में होता है, क्योंकि राज्य का क्या है, राज्यपाल है। एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा का भी राज्यपाल हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय। सलाह किसकी होती है, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, यानी कि केंद्र सरकार की सलाह होती है एक प्रकार से। अब यहाँ क्या होता है, केंद्र का प्रतिनिधि कौन हो गया, राज्यपाल, एक पलड़ा। दूसरा पलड़ा कौन सा हो गया, सीएम और उसका मंत्री परिषद, ये दूसरा पलड़ा हो गया। अब ये तो है जैसे कांग्रेस,
और ये कौन है, बीजेपी। अब यहाँ तनाव हो गया, ऐसी स्थिति में राज्यपाल सपोर्ट नहीं करता। उल्टा कर लीजिए, केंद्र सरकार कांग्रेस की है और बीजेपी की राज्य सरकार है, तो जो केंद्र से राज्यपाल महोदय आए हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक सीधा गणित कहां बैठ रहा है, राजस्थान में बैठ रहा है। राजस्थान इसका प्रमुख उदाहरण है। केंद्र सरकार से जो राज्यपाल महोदय आए हैं वो बीजेपी माइंडेड हैं और सरकार किसकी है, कांग्रेस। एक बात आप और ध्यान रखना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति और राज्यपाल का कोई दल नहीं होता। जब वे इन पदों पर आसीन हो जाते हैं तो वो किसी भी दल से संबंधित नहीं होते, उनके लिए सभी दल समान होते हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार में नहीं होता है। वे कहीं ना कहीं अपने दल की मर्यादा को रखते हैं, अपने दल को सपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने दल से जुड़े रहते हैं। तो आज हमने पढ़े केंद्र राज्य संबंध।